नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खोल दिए गए। केदारनाथ में पहले ही दिन भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था भी देखने को मिली। तीर्थ यात्रियों के एक साथ पहुंचने से प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज ही खुल गए। बता दें कि जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। इन धामों पर बता दें आपको कि दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात में पारा माइनस में भी पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरी कुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 7 से 8,000 के बीच था। यहाँ पर करीब 1,500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा के लिए अब तक कुल 22.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण भी करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड में 55 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। तो बता दें आपको, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो हर साल चार धाम यात्रा में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी ऐसा ही आंकड़ा निकलकर सामने आया है। पिछले साल करीब एक बार में 7 से 8,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, तो वहीं आज की जो संख्या बताई जा रही है वो करीब 10,000 श्रद्धालुओं की बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लगातार बैठकें भी होती रही और आज वो दिन है जब दर्शनों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। बता दें आपको कि सुबह 6:55 पर दर्शनों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं और इसके बाद से भक्तों का जन सैलाब यहां पर नजर आ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। बता दें आपको, केदारनाथ में आज अक्षय तृतीया के मौके पर दर्शनों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। बाबा केदार के मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पुख्ता की गई हैं, लेकिन ऐसी भी खबर सामने आई है कि क्योंकि यात्रियों की जो संख्या है वो हर साल लगातार बढ़ती है, इससे थोड़ी सी अव्यवस्था भी नजर आई थी, लेकिन प्रशासन लगातार वहां पर मुस्तैदी से मौजूद है। स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर तमाम टीमें गठित की गई हैं और बता दें आपको कि आज वो दिन जिसका भक्तों को लंबे समय से इंतजार था, अक्षय तृतीया के मौके पर केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि अब गंगोत्री और यमुनोत्री के श्री कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए भी तीनों धामों को भव्यता रूप से सजाया गया है। सबसे पहले सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट देश विदेश के भक्तों के दर्शनों के लिए खोले गए। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, लंबे समय से भक्तों का जो एक हुजूम था, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो इंतजार आज खत्म हुआ है। भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए। किस तरह का माहौल है? आपको आज चारधाम यात्रा की जो विधिवत शुरुआत है वो हो चुकी है और जिस तरीके से तैयारियां उत्तराखंड सरकार या फिर प्रशासन के द्वारा निहार की गई थी, तो आज करीब 6:55 पर बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए। और इस अवसर पर वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी सीता धामी भी वहाँ पर मौजूद रहे और उनके द्वारा तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो चार धाम के यात्री हैं, सभी का वहाँ पर स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद जो केदारनाथ के जो धाम के जो कपाट है यहाँ वो खोल दिए गए हैं और अब
करीब 10:29 पर जो यमुनोत्री धाम है, यमुनोत्री कपाट यहाँ पर खोल दिए गए हैं और अभी करीब 12:25 पर यहाँ गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो खोल दिए जाएंगे। और अगर बद्रीनाथ की अगर बात करूँ तो बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 12 मई को करीब 6 बजे भक्तों को खोले जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर दी गई। और अगर मैं चारधाम यात्रा की तैयारियों की यहाँ पर बात करूँ तो तमाम प्रशासन के द्वारा, फिर मुख्यमंत्री के द्वारा बीते दिनों ही तमाम जो अधिकारी है सभी के साथ यहाँ पर समीक्षा बैठकें यहाँ पर की गई है और किसी भी तरह की जो परेशानी है या फिर दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े, उसको लेकर तमाम तैयारियां दुरुस्त की गई है और सभी को दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। और लेकिन इंतजार रजा, ऐसी खबर सामने आई थी कि जैसे ही कपाट खोले गए थे, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा थी, तो थोड़ी सी अव्यवस्था देखने को मिली थी, उसको किस तरह से काबू पाया गया? देखिए बिल्कुल, यहाँ मैं बता दूं आपको, प्रशासन के द्वारा पहले से ही पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी और व्यवस्था कर्मी हर एक धाम पर लगाए गए हैं, रास्तों में लगाए गए हैं, ताकि किसी को रास्ते में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और अगर मैं आज जिस तरीके से सुबह 6:55 पर बाबा केदारनाथ के जो कपाट खोले गए हैं और करीब 16,000 के करीब जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वहाँ उस वक्त मौजूद थे, तो थोड़ा जो व्यवस्था अगर वहाँ दिखाई देता है तो हालांकि पूरी तरीके से कंट्रोल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सभी जो श्रद्धालु है वो पूरे भाव के साथ, मौज मस्ती के साथ बाबा केदार के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, यमुनोत्री के दर्शन कर रहे हैं, और अभी 12 मई को जो बद्रीनाथ धाम के लिए कपाट खोले जाएंगे, श्रद्धालु वहां भी पहुंचेंगे। और इस बार जो स्लो सिस्टम से लागू किया गया है तो पूरी चारधाम यात्रा में किसी तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं 2 धाम की बात करूँ तो 3 दिन का समय रखा गया है, और अगर 3 धाम की बात करूँ तो 5 दिन का समय रखा गया है, और अगर 3 धाम के लिए 7 दिन का समय रखा गया, और 1 धाम के लिए 3 दिन का समय रखा गया, और अगर चारों धामों की यात्रा करनी है तो 10 दिन का समय रखा गया है। तो इस तरीके से स्लॉट सिस्टम लागू किया गया है ताकि किसी भी धाम में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और सभी जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन इंतजार रजा, भीड़ तो भक्तों की काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही ये सवाल भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य से लेकर जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं थी वो सामने आई थी। इस बार इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहां मौजूद हैं और उनके द्वारा सभी जो श्रद्धालु हैं सभी से अपील की गई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का जो यूज है वो 4 धामों में ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए भी बड़ा हानिकारक होता है। हालांकि इसके निपटने के लिए भी या साफ सफाई के लिए भी या फिर इसको रोकने के लिए भी तमाम टीमें वहां पर लगाई गई है, लेकिन फिर भी सभी श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपील यहाँ पर की जा रही है कि आप किसी भी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक का जो उपयोग है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, धामों में यहाँ पर न करें, ताकि कोई अव्यवस्था न फैले और पर्यावरण को भी इससे बचाया जा सके। वहीं अगर मैं यात्रियों की बात करूँ, करीब 22 लाख से ज्यादा जो तीर्थ यात्री है उनका पंजीकरण यहाँ पर हो चुका है। और अगर हरिद्वार की यहाँ पर बात की जाए तो आज क्योंकि 2 दिन से 8 मई से जो ऑफलाइन पंजीकरण है वो प्रक्रिया लगातार जारी है, तो 8,596 जो पंजीकरण है ऑफलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर हो चुके हैं और कुल अभी तक 22,15,000 से ज्यादा जो श्रद्धालुओं के पंजीकरण है वो किए जा चुके हैं। और अगर मैं यहाँ में पिछले आंकड़ों की मैं बात करूँ, पिछले साल की चारधाम यात्रा की बात करूँ तो करीब 54,87,000 जो श्रद्धालु है वो 4 धाम की यात्रा को यहाँ पर पहुंचे थे। इस बार जो ये आंकड़ा है टूटने की कगार पर है। तमाम जो प्रशासन के द्वारा ये उम्मीद लगाई गई है तो इस बार जो श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा होगा वो 54,87,000। हर साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार रजा ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज नगर पालिका क्षेत्र में नाले नालियों का लती झाड़ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के लिए जन जागरण अभियान तेजी से किया जा रहा है। ईओ सतीश कुमार ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमेशा स्वच्छता को लेकर इसी तरह का माहौल बना रहे, इसके लिए निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में अधिक से अधिक कूड़ेदान लगाए जाएंगे, सड़क और नाली में कूड़ा न डालने की अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि पालिका डोर टू डोर कूड़ा
कलेक्शन वाहन भी चला रखा है, जिसके बाद से वाहन में ही अपने घर का कूड़ा, दुकान का कूड़ा डाले, जिससे क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रवासी सहयोग करें और जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के स्वच्छता की श्रेणी में अग्रणी बनने का सहयोग दें। वहीं हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारी अब उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। आज हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारियों का एक दल पहाड़ के लिए रवाना हो गया है। बता दें आपको कि रवानगी से पहले हरिद्वार के डीएफओ वैभव सिंह ने सभी कर्मचारियों को ब्रीफ किया और उन्हें आग बुझाने के काम में लाए जाने वाले फायर उपकरण भी सौंपे हैं। डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि वन कर्मियों की 7 टीमों की पौड़ी और टिहरी जिले के जंगलों में तैनात की जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में अभी तक एक भी वनाग्नि का मामला सामने नहीं आया। तो बता दें आपको, एक और लगातार जंगलों में आग लगी हुई है। तो वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर धारा 370 को लेकर बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करती है नेगेटिव राजनीति। सुरेश जोशी की ओर से यह बयान दिया गया है और कहा कि कांग्रेस नेगेटिव राजनीति करती है। बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने यह बयान दिया है, कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है नेगेटिव राजनीति करने का। बता दें आपको कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन यहां पर बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ लगातार जारी है। राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर हमला भी लगातार जारी है। इसी बीच बता दें आपको कि उत्तराखंड से यह खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस नेगेटिव राजनीति करती है। वहीं हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारी अब उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। बता दें कि आज हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारियों का एक दल रवाना हो गया है और बता दें आपको कि रवानगी से पहले हरिद्वार के डीएफओ वैभव सिंह ने भी कर्मचारियों को ब्रीफ किया। प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए, तो उनके निर्देशों के क्रम में 40 लोगों के एक दल को आज टिहरी और पौड़ी जनपद के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। इन लोगों को सभी उपकरण, फायर ब्लोअर्स, हेलमेट्स, किट्स जो है वो वितरित किए गए हैं और इन लोगों को वहाँ 2 टीमों में बांटा जाएगा। जो आधी टीम जो है नरेंद्र नगर वन प्रभाग की सकलाना और मानिकनाथ रेंज में कार्य करेंगी और आधी टीम जो है पौड़ी के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी मात्रा में वन अग्नि की घटनाएं हो रही हैं उसमें कार्य करेंगे। हरिद्वार वन प्रभाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो हमारा ये फायर सीजन है, इस वर्ष एक भी वन अग्नि की घटना अभी तक हम लोगों के प्रयासों से इस जनपद में नहीं हो पाई है। आगे भी यही प्रयास रहेगा कि घटना ना हो पाए, परंतु इन केस अगर घटना होती भी है तो हम लोगों की पूरी तरह तैयारी है। हमें जिला अधिकारी महोदय द्वारा और जिला स्तरीय सभी अधिकारियों द्वारा, जिसमें पुलिस भी शामिल है, पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हमने महिला शक्ति के तौर पे एक ऑल विमेंस टीम बनाई है, तो वो भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इसमें और वो 7 महिलाएं हैं और वो भी मतलब अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है सबके लिए कि ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है और वो भी बढ़ चढ़ करके अपना पूरा प्रतिभाग कर रही हैं, योगदान दे रही हैं। ये हमारे विभाग के लिए और हमारे प्रदेश के लिए भी एक गर्व की बात है कि यहाँ की बेटियाँ आगे आ रही हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पीसी करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि विदेश मूल के नेतृत्व वाली पार्टी अब 140 करोड़ भारतवासियों का विदेशी मूल बताकर अपमान करने का काम कर रही है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेसी गांधी परिवार में खानदानी सलाहकार और ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान को देश विरोधी बताते हुए कड़ी निंदा की। भारत की विविधता और अखंडता को लेकर दिए गए ताजा बयान को उन्होंने रंगभेदी, नस्लवादी और देश को तोड़ने वाला बताया। साथ ही आरोप लगाया है कि विदेशी मूल के नेतृत्व वाली कांग्रेस जबरदस्ती 140 करोड़ भारतवासियों का विदेशी मूल ढूंढने की साजिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने कभी भारत को एक देश एक रूप में नहीं स्वीकारा है। वो तो लौह पुरुष सरदार पटेल की राष्ट्रवादी कोशिश का परिणाम था कि सभी राज्य एक झंडे के नीचे आए। नेहरू जी को तो एक राज्य कश्मीर को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे भी उन्होंने धारा 370 लगाकर लंबे समय तक देश से काटने का काम किया। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये सैम पित्रोदा का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान।
कांग्रेस पार्टी के वो एक अधिकृत नेता हैं और एक संस्था के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और पूरे चुनाव को मैं कह सकता हूं कि एक तरह से डिस्टर्ब करने की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो अब कांग्रेस जो है देश में अभी तक जातिवाद के नाम पर तुष्टीकरण कर रही थी, अब उसको जो है कि पूरा पश्चिम काले गोरे में ले आई, नस्लवाद में ले आई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी से पूछना चाहती है और सोनिया जी राहुल जी से पूछना चाहती है कि इस तरह के वक्तव्य आप बार बार देते हैं और जिससे देश को, देश के लोगों को शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं आप, तो आखिर ऐसे लोगों को कब तक प्रश्रय देते रहोगे और कब तक जो है कि ये जो आपका आंदोलन है ये चलता रहेगा। तो यानी बीजेपी इसकी आलोचना करती है और साथ ही साथ कांग्रेस से पूछती भी है कि भाई आप इस देश को जोड़ने की नहीं तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हो, उस मंशा को हम कभी। वहीं काशीपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री कैलाश चंद्र गहतोड़ी के घर पहुंचे और उनके परिवारजनों के साथ शोक और संवेदना व्यक्त की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। वहीं बता दें आपको कि स्थानीय रिपोर्ट्स स्टेडियम में बने हेलीपैड पर वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक बाली व अन्य भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री का बुके भेंट करके स्वागत किया। इसके बाद वो मुख्यमंत्री ने बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम धामी ने स्टेडियम में डीएम, एसएसपी और जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पीने के साथ साथ पानी के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा की गई। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। सब ठीक प्रकार से सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। चारधाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। तो सभी विभागों का लगातार काम चल रहा है, कल से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। रुड़की के सौत मोहल्ले में समाज सेवी एडवोकेट मुजफ्फर अली ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सौत मोहल्ले में अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने नाले पर अवैध अतिक्रमण निर्माण किया था, जिसकी शिकायत जनहित में नगर निगम के अधिकारियों को भी की गई थी, लेकिन निगम के अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश जारी होने के बाद अतिक्रमणकारी ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ दिया, जिसके लिए वो उच्च न्यायालय का आभार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सौत मोहल्ले में काजी हाउस, जहां सरकारी पशुओं को रखा जाता है, को भी नगर निगम के द्वारा गलत तरीके से आवंटित किया गया था। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां हमारी सरकार लगातार अवैध निर्माण के ऊपर नकेल कसती आ रही है, परंतु यहाँ सौत मोहल्ले में हम तकरीबन 1.5-2 वर्षों से अवैध निर्माण, नाले के ऊपर अतिक्रमण की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों को करते आ रहे थे, परंतु लगातार इन शिकायतों के बावजूद भी इन अधिकारियों ने कोई ख्याल इस तरफ नहीं दिया। बार बार चक्कर काटने के बावजूद परेशान होकर हम माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय में गए, जहां में उन्होंने ऑर्डर किया 9 तारीख को 9/4 को। उसके ऑर्डर के बाद में इस व्यक्ति अफजल मंगलौरी, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, शायर बताता है, इस व्यक्ति ने उस आदेश के बाद में स्वयं अतिक्रमण हटाया। तो ऐसा क्या मतलब क्या कारण हुआ कि मौके पे ये उच्च अधिकारी या कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं? अगर हर आदमी इसी तरह न्यायालय की शरण में जाएगा तो इन अधिकारियों का क्या फायदा? पौड़ी में 3 दिनों तक भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाई गई। जंगल की आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के बाद अब वायुसेना की टीम और Mi-17 हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया गया है।
इन 3 दिनों में MI-17 ने डोब, श्रीकोट, बंगवाड़ी, अधवाड़ी और चुरकुंडी के जंगल की आग बुझाई, जिससे वन विभाग को काफी मदद मिली है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाना वन महकमे के लिए चुनौती साबित हो रहा है। जी, इसमें आज जो एक्टिव फायर का नंबर है वो 11 है और जो हमारी लार्ज फायर है वो 3 से 4 हैं और उस पर सुबह से ही हमारी सॉर्टीज़ हो रही थी। कल तक की सॉर्टीज़ का नंबर 15 था और आज भी उसमें मल्टीपल सॉर्टीज़ की 7 to 8 सॉर्टीज़। तो उसके बाद में जो DFO स्तर से मुझे इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं उनके बेसिस पे उसको डी-रिक्विजिशन करके ऑपरेशन को कॉल ऑफ किए जाने का निर्णय लिया गया। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हम वापस भेज रहे हैं। अगर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं, जैसा अभी फॉर्चुनेटली हमें जो वेदर फोरकास्ट मिला है उसमें 12 तारीख तक हमें कुछ रेनफॉल की संभावना है, उससे काफ़ी हद तक स्थितियों में सुधार आएगा और उसके बाद में भी अगर सिचुएशन में ज़रूरत पड़ेगी तो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।